गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि परम आईएएस ने डेली मेंस आंसर राइटिंग का एक नया कोर्स जो है लॉन्च किया है, जिसमें आप 70वीं बीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग के लिए इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आप थंबनेल में देख रहे होंगे डेली मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, इसमें जो है आपको डेली जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे मेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और आपको उसका आंसर राइटिंग करना है। और उसके साथ आंसर राइटिंग की जो कॉपी होगी आपकी इवेलुएट होगी, उसका आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा पीडीएफ में, हार्ड कॉपी में, और उसके बाद उसके वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जो नया लॉन्च हुआ है मेंस आंसर राइटिंग के लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग, जो परम आईएएस का एक नया कोर्स है जो आप देख रहे हैं, इसका 35 है ना, 3500 इसका फ़ी है। ठीक है, और ये नया कोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने जो है मेंस आंसर राइटिंग को इन्हांस कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, और जो भी आपके फीडबैक्स आते हैं आपको उसके अनुसार जो है अपनी तैयारी को अपनी जो है धार दे सकते हैं। तो ये जो नया बैच है डेली मेंस आंसर राइटिंग का परम आईएएस का, ठीक है, ये मेंस आंसर राइटिंग 70वीं बीपीएससी के लिए है। इसमें आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, डेली 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसकी कॉपी इवेलुएट होगी, और आपकी इवेलुएट करके कॉपी के साथ आपको फीडबैक दिया जाएगा। उसके साथ मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे और वीडियो फॉर्म में लेक्चर भी दिए जाएंगे। तो जो नया पहला क्लास 1 का जो है, अगर आप देखेंगे कि जो डे फर्स्ट का जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मिला है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 क्वेश्चंस मिले हैं, एक इकोनॉमिक्स के हैं और दूसरे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है मेंस के लिए, जो आपको पीडीएफ मिला है आंसर राइटिंग का मॉडल आंसर, उसके अलावा ये अलग से जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, पीडीएफ तो दिया ही गया है, उसके अलावा ये इस वीडियो में हम आपको ये बताएं कि आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर कैसे होना चाहिए, आपको कौन कौन से पॉइंट्स और डाल सकते थे इसमें, या क्वेश्चंस को किसी भी क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो डे 1 का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपको, कैन द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया बिकम ए डेमोग्राफिक कर्स इन फ्यूचर, जस्टिफाई योर आंसर। ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। क्या भारत का जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड भविष्य में जनांकीय अभिशाप डेमोग्राफिक कर्स, ठीक है, में बदल सकता है? अपने जवाब का औचित्य साबित करें। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जो है जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर्स को, अगर आप इसको बता रहे हैं कि हाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है फ्यूचर में हो सकता है कि ये डेमोग्राफिक कर्स मतलब जनांकीय अभिशाप में बदल सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए मुखी जी, इसको बंद कीजिए, आवाज़ आ रही बहुत तेज़। यहाँ पे देखिए, जब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, कैन द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया बिकम ए डेमोग्राफिक कर्स इन फ्यूचर। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें देखनी होगी, अभी हम लोग आते हैं उस पर, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन को आगे डील कर पाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन के बारे में ये पता हो कि उसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तभी आप उस क्वेश्चन को सही से डील कर पाएंगे। तो चलिए, आपको जो पीडीएफ में मॉडल आंसर मिला है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपको मॉडल आंसर मिला है इस क्वेश्चन का। उसमें अगर आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है किसी भी कंट्री में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, इसको कहते हैं हिंदी में कार्यशील जनसंख्या। वैसी जनसंख्या जो वर्किंग है, एक्टिव है, जो काम करती है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। और जनरली जो आपका यूएनओ का मानना है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन उन्होंने कैटेगराइज किया है वो है आपका 15 से, ठीक है, 64, 15 ईयर्स से 64 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको वर्किंग पॉपुलेशंस कहते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है किसी भी देश की जनसंख्या का वह हिस्सा जो वर्किंग हो, प्रोडक्टिव हो, जो काम करता हो, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन हो, उस जनसंख्या को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अगर उसका रेशियो 2 तरह के होते हैं, एक तो वर्किंग पॉपुलेशन हो गई और दूसरी जो होती है वो है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, इसको कहते हैं आपको डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, इसको कहते हैं निर्भर जनसंख्या। वैसी जनसंख्या जो वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट हो। जैसे जैसे मैंने कहा कि वर्किंग पॉपुलेशंस की जो क्लासीफाई किया गया है वो 15 से 64 साल के एज ग्रुप को वर्किंग पॉपुलेशन में रखा गया है। और जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है 15 से नीचे मतलब 14 या 14 से कम, और 64 से ज़्यादा मतलब 65, है ना,
तो जो 65 से प्लस हैं और 14 से नीचे के हैं, 14 साल से कम जनसंख्या, कम आयु के लोग, या 65 से अधिक आबादी आयु के लोग, ठीक है ना, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, ये लोग जो है वो निर्भर जनसंख्या में आते हैं, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन में आते हैं। ये जनसंख्या जो है वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो दो टर्म हमको पता होना चाहिए, एक तो हो गया आपका वर्किंग पॉपुलेशन और दूसरा है वो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या और निर्भर जनसंख्या। अब इसको ध्यान में रख के आप इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का मतलब होता है किसी भी देश की वह जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है, सामान्यतः इसमें 15 से 64 वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। वैसी जनसंख्या, अगर किसी देश में वैसी जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होता है तो वैसी देश को कहा जाता है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकता है या जनांकी लाभांश का फ़ायदा उठा सकता है। ये चीज़ आपको पता हो गई। अब आप क्वेश्चंस को आगे डील करेंगे। यहाँ पे बता भी दिया गया है, ए लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वर्किंग पॉपुलेशन है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए भी। ये जो देश की जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये, ठीक है, उत्पादक जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है। तो ये जो है वर्किंग पॉपुलेशन देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे। और यहाँ पे ये है कि इसको पॉपुलेशन, जैसे इंडिया के बारे में हम बात कर लें कि इंडिया के बारे में पता है कि ये दुनिया की सबसे, अभी हाल में इंडिया ने जो है चाइना को भी आबादी में सबसे पीछे छोड़ दिया है। तो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत है। कौन सा है? इंडिया है। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्स पॉपुलेशन अगर देखेंगे वर्ल्ड का किसका है? इंडिया का है। तो यहाँ पे अगर मैक्स पॉपुलेशन भी है और साथ में जो है इसमें जो पॉपुलेशंस है, वर्किंग पॉपुलेशंस की रेशियो कितने हो गए? अगर आप देखेंगे तो 62%, लगभग अराउंड जो है 62% वर्किंग पॉपुलेशंस है। अगर मान लीजिए कि 140 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में वर्किंग पॉपुलेशन कितना है? 62% है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे वर्किंग पॉपुलेशन 62% में कौन सा है? जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 62% जो है इसमें आता है, 62% जो 15 से 64 में आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है उसमें से भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये 62% है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स उठाएगा। तो इसको क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है किसी भी कंट्री में, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मॉडल आंसर में आपको बताया गया है कि कैसे जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा देखिए यहाँ पे कैसे फ़ायदा होता है, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसमें कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड फ़ायदा, स्किलिंग, इसमें है कौशल, जिसको कहते हैं कौशल, स्किल। कौशल मतलब कोई भी पॉपुलेशन है अगर उसको आप ट्रेंड कर देते हैं, किसी चीज़ की शिक्षा दे देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, किसी काम को करने की उसके पास स्किल आ जाती है, उसी को कहते हैं स्किलिंग। दूसरा है हेल्थ, इसी पॉपुलेशंस को अगर हम हेल्दी बना दें, ठीक है। पॉपुलेशंस दो तरह के आपको पता है कि अगर पॉपुलेशंस को अगर आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मानव पूंजी में, तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा कब मिलेगा? जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्किल हो, दूसरा हेल्दी हो। अगर किसी देश की आबादी, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत सारी आबादी है, बहुत सारी कंट्री में, जैसे नाइजीरिया सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला कंट्री कहाँ का? अफ्रीका कंटिनेंट का है। सोमालिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे आबादी कैसी है? आबादी तो है लेकिन वो स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, ठीक है, पॉवर्टी है वहाँ पे, हेल्दी पॉपुलेशन नहीं है, हर तरह की महामारी से जो है घिरी भी है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन भले ही 140 करोड़ हो और 140 करोड़ में अगर पॉपुलेशन आपकी जो है अनहेल्दी हो, बीमार रहती हो, ठीक है ना, फिट नहीं हो, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हो, तो उस पॉपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाने का, आबादी का, तो दूसरा ये है कि वो पॉपुलेशन कैसी हो? हेल्दी पॉपुलेशन हो, फिट पॉपुलेशन हो। तीसरा है जो इंपॉर्टेंट वो है एजुकेशन। आई थिंक एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कोई भी जनसंख्या अगर वो एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, और एजुकेशन भी कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन भी होनी चाहिए वोकेशनल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वोकेशनल, जॉब ओरिएंटेड। कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक या वोकेशनल होनी चाहिए। एजुकेशन कैसी हो? ट्रेडिशनल या परंपरागत शिक्षा नहीं हो, BA MA टाइप की नहीं हो, बल्कि
टेक्निकल एजुकेशन हो जो उसको जॉब दिलवा दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ठीक है। दूसरा है पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, ठीक है, उस पॉलिसी का फ़ायदा वहाँ का उस तक पहुँचे। कोई भी सरकार योजनाएं बनाती है पॉपुलेशन के लिए, उस आबादी के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, ठीक है, उसका जो है फ़ायदा उस पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, नवाचार एवं आधारभूत संरचना। नवाचार, इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? इनोवेशंस का मतलब होता है कि नए नए जो है टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों का रुझान हो, जो पॉपुलेशन है वह आपकी कैसी हो, वो हो जा करके साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली हो, वैज्ञानिक नवाचार वाली हो, वो नए नए खोज करने वाली हो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की हो, ठीक है ना। तो इनोवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन को कुछ पता ही नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, नए नए साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, ठीक है, वर्ल्ड में जो नई चीज़ें हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उसके बारे में नहीं पता, ठीक है, तो वो जो पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तो उसके लिए इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट तभी होगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड अच्छे हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे हो, ठीक है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश हो वहाँ पे, ठीक है, अस्पताल हो। ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो कम्युनिकेशंस हो, संचार हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब सारी अच्छी होनी चाहिए। और अगला है नर्सिंग ह्यूमन कैपिटल। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये आबादी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये आबादी जो ह्यूमन है वो एक कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना, पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, और ये हर तरह का होता है। उसी तरह से जो ह्यूमन है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक तरह का जो है कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल में तभी कन्वर्ट होगा जब उसको एजुकेशन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, जब उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, जब उसको जो है जा करके स्किल किया जाएगा उसको, ठीक है, उसको कौशल विकास किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, नए नए टेक्नोलॉजी उसको समझाए जाएंगे या सिखाए जाएंगे, ठीक है। और इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें मिल करके उस पॉपुलेशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो इतने फैक्टर्स आपने देखे, यही फैक्टर्स मिलके किसी भी देश की आबादी को एक बर्डन, क्योंकि आबादी क्या है, अगर कोई आबादी स्किल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, तो वो आबादी किसी भी कंट्री के लिए क्या है? एक तरह का बोझ है, अभिशाप है। लेकिन इसी आबादी को अगर हम कन्वर्ट कर दें इन सारी चीज़ों पे फोकस करके, ठीक है, अगर इस पर वर्क करें, तो वो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकीय लाभांश उस कंट्री को देगा, जिससे वो कंट्री जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट उस कंट्री का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि आपको जो नोट्स मिला है, PDF मिला है, इसमें बता दिया गया है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड में 15 से 64 साल, यहाँ पे आपने देखा होगा 15 से 64 साल का जो एज ग्रुप दिखा दिया यहाँ पे, 15 से 64 है ना, और डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कितना है? 14 से कम और 65 से ज़्यादा, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे in a population agriculture mainly where the share of the working age population इतना is larger than the non working share of the population, ठीक है। at present India has around 62%, ये डेटा बहुत याद रखना आपको कि भारत में अभी प्रेजेंट में कितना 62.5% पॉपुलेशन जो है इसका एज ग्रुप, वो कितना 50 to 59 एज ग्रुप है। 15 से 59 साल के समूह में कितनी आबादी है? 62.5% आबादी है, ठीक है ना, विच इज़ एवर इंक्रीजिंग एंड विल बी एट द पीक अराउंड 2030 है ना, 2036 तक, 2036 तक जो है इसका फ़ायदा भारत लाभ उठा सकता है। 2036 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा पहुंचा सकता है, जब ये कितना हो जाएगा? 65%, अभी 62.5% है, तो ये 65% कब तक हो जाएगा? 2036 तक। इसका मतलब है कि अभी भी भारत के पास जो है 12 साल है जिसमें वो जो है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद क्या है? डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, चूँकि इंसान है, इंसान कैसा होता है? उसकी एज बढ़ती जाती है, एक समय के बाद उसका जो है वर्किंग कैपेसिटी घट जाएगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जैसे ही एज बढ़ेगा तो उसकी जो है फ़ायदा कम होने लगेगा। तो यहाँ तक देखा हमने कि 2036 तक जो है 65% हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ये गिरने लगेगा, पीक तक 65% तक 2036 तक पहुँची, उसके बाद ये डाउन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का अगर देखा आपने पूरा दे रखा है कि 2010 डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने इसमें दे रखा है कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा कब से इंडिया को मिलना शुरू हुआ? 2010 से शुरू हुआ, और ये 2036 तक चलेगा, तो 2050 तक चलेगा, लेकिन 2036 तक वो पीक पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये डाउन होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब डेटा आपको इसके अंदर डालना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो था क्या ये अभिशाप है, तो यहाँ पे पहले हम फ़ायदा देख लेते हैं, कैसे फ़ायदा, ठीक है। बीके में यहाँ पे देखो
फ़ायदा हमने देख लिया कैसे कैसे हो सकता है। पहले फ़ायदा देख लेते हैं हम लोग। फ़ायदा देख लेंगे कि कैसे कैसे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया को फ़ायदा पहुंचा सकता है। जैसे ये आबादी है, ये आबादी क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, क्या क्या होगी, प्रोडक्टिव आबादी होगी। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है। क्या क्या डेटा दे रखा है यहाँ पे आप देख लीजिए, सारा डेटा दे रखा है। डेटा कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता है इंडिया को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिखाना है कि कैसे इंडिया जो है अब यहाँ पे देखिए कि ये बता रहा है कि पॉपुलेशन वाज 2010 में इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन था वो 51% था। ठीक है ना, और 2056 तक इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है। मतलब 2036 तक पीक जाएगा और 2056 तक ये जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है, जब ये 54% हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये 3 ट्रिलियन, ठीक है, कितना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन हेल्प इंप्रूव जीडीपी फ्रॉम द 3 ट्रिलियन। मतलब ये जीडीपी में 3 ट्रिलियन तक जा सकता है और 2030 तक 9 ट्रिलियन, 2030 तक 9 ट्रिलियन और 2047 तक ये 40 ट्रिलियन। ये मतलब देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी जीडीपी को कैसे हेल्प कर रहा है। जीडीपी को कैसे हेल्प कर रहा है, ये पहले 3 ट्रिलियन है, फिर ये 9 ट्रिलियन जा रहा है और ये फिर 40 ट्रिलियन। ठीक है, 9 ट्रिलियन और ये 3 ट्रिलियन। ये कब तक है, ये अभी जो आप प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे 2010। 9 ट्रिलियन क्या है मान लिए, ये मान लिए 2024 तक है, और ये 40 ट्रिलियन कैसे है 2047 तक है। तो ये देखिए आप, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आपका, ये किस तरह से जो है हमारी जीडीपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं इसके अंदर। उसके बाद आप कर्ज में आएंगे। ठीक है ना, उसके बाद आप अभिशाप में आएंगे, और ये तभी होगा जब हम अपनी पॉपुलेशंस को एजुकेशन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, इनोवेशन देंगे, सारी चीज़ें देंगे, तब ये पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट होगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन का दूसरा पहलू है वो ये पूछ रहा है कि क्या इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या वो डेमोग्राफिक कर्ज में बदल सकता है। तो अब ये पॉपुलेशन जो है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ये पॉपुलेशन ऊपर मैंने जितनी चीज़ें बात की, चाहे पॉपुलेशन में एजुकेशन की बात हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात हो, ठीक है ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन की हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी पॉपुलेशन को नहीं मिलेगी तो वही पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक तरह का अभिशाप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिशाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिशाप में कन्वर्ट कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे कि सिंपल सी बात है, किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन का बोझ किस पे पड़ता है, वर्किंग पॉपुलेशन पे पड़ता है। आबादी स्किल नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, समाज के लिए अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो जाएगी वो, और देश के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का अभिशाप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पुअर स्किलिंग। ठीक है ना, पुअर स्किलिंग का मतलब है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन, जैसे भारत की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारत की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ की आबादी में अगर वो स्किल नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पॉपुलेशन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को सीख नहीं रही है, ठीक है, परंपरागत ढंग से काम कर रही है, तो वो उसकी स्किलिंग कैसी होगी, पुअर स्किलिंग होगी। और ये देखोगे कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा इस पॉपुलेशन को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, इंडिया में 5 में से 1% वो कैसा है, वो स्किल्स है। अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 100 में 20 लोग। 100 पॉपुलेशन में अगर 100 लोगों की आबादी है तो उसमें 20 लोग जो ये क्या है, स्किल है, उसके पास काम करने की क्षमता है। तो 140 करोड़ की आबादी में अगर 5 में 1 व्यक्ति स्किल है, तो सोचिए उस देश की जो स्किल होगी वो कैसी होगी, इस पॉपुलेशन का जो टेक्नोलॉजी होगा वो पुअर स्किलिंग कैसी होगी। ठीक है ना, उस यहाँ पे देखिए 5 में 1 इंडियन, तो ये क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2020 का डेटा है ये। तो अगर यहाँ पे 5 में कम से कम जो है 3 से 4 लोग जो है स्किल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक जो है व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो स्किल है। तो ये जो देखोगे पुअर स्किलिंग भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश की जो आबादी है ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल तो है, लेकिन वो कैपिटल कैसा है, वो बर्डन बनता जा रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास काम करने का कोई कौशल नहीं है। ठीक है, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड एंड स्किल यूथ आर ऑल्सो फाइंड डिफिकल्ट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हाल में बेरोजगारी रिपोर्ट आया था, आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, खास करके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वो देश के लिए, जीडीपी के लिए या देश के ग्रोथ के लिए बहुत जो है हर्डल्स है। तो यहाँ पे देखेंगे 24%, देश में 24% जो आबादी है वो 20 to 24 एज ग्रुप की है, जो जॉब के लिए सर्च कर रही है, मतलब वो बेरोजगार है।
20 से 24 साल की जो एज ग्रुप है उसमें 24% आबादी जो है उसके पास जॉब नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जो है यहाँ पे बेरोजगारी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है पुअर स्किलिंग, ठीक है ना, पुअर स्किलिंग अगर देखेंगे कम कौशल वाली आबादी, ठीक है ना। दूसरा है डिपेंडेंसी रिव्यू, जो किसी भी कंट्री में निर्भर जनसंख्या है, जैसे 15 से बिलो और यहाँ पे हो गया आपका जा करके, ठीक है, 65 से ऊपर वाले, ठीक है, 65 से ऊपर वाले। तो 15 और 65 वाली जो आबादी है उसका रेशियो बढ़ना। तो इंडिया में अगर देखेंगे कि जिस तरह से आने वाले समय में, अभी तो ठीक है इंडिया के पास अभी मामला सही है कि जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2050 तक भारत में जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, वो जा करके हो जाएगी आपके 35%। कितना हो जाएगी, 35% हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर्स को ध्यान में रखते हुए कि अगर इंडिया में जो स्केलिंग है अभी पुअर है उसको स्केल नहीं किया जाएगा, पॉपुलेशंस का जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशंस है वो 2050 तक 35% हो जाएगी। तो ये सब चैलेंजेस है जिससे इंडिया में हेल्थ देखेंगे कि हेल्थ जो दूसरा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स में। अभी हम देखेंगे कि जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा कन्वेंशनल है, उसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो ट्रेडिशनल दी जाती है। ज़्यादातर लोग सिर्फ डिग्री लेते हैं, उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, सीखने की क्षमता नहीं होती उसके अंदर, या सीखते ही नहीं हो, सीखने की टेंडेंसी नहीं होती है। जैसे डिप्लोमा हो गया, कोई भी डिप्लोमा हो गया, ठीक है, या कोई भी और वोकेशनल कोर्स हो गए, इस तरह की जो है पॉपुलेशन हमारे देश में नहीं मिलती है। ज़्यादातर आबादी कैसे होगी, परंपरागत, बीए कर लिया, एमए कर लिया, मास्टर्स कर लिया, है ना, इस तरह के जो परंपरागत कोर्स हैं वो करते हैं जो ब्रिटिश पीरियड से चला रहा। तो एजुकेशंस में अगर हम देखेंगे हमारे देश में जो है एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, और जो भी एजुकेशंस है वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं होती हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, अपना बिजनेस नहीं करना चाहते या अपना कुछ इनोवेशन नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, हमारे देश में आज भी जो है लगभग मैक्सिमम पॉपुलेशन 45% पॉपुलेशन आज भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है, ठीक है ना। हमारे देश में आज भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा जनसंख्या देश की डिपेंडेंसी है। हमारे देश में आज भी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो उद्योग होते हैं, जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका जो अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत ही वीक है हमारे कंट्री में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी के, किसी भी कंट्री के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कमज़ोर रहा है। अभी हमारे जो क्या करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी सेक्टर है ना, अभी भी हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर की तरफ ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, तो हमको सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो आबादी हमारे पास है, जो पॉपुलेशन है 62% की, जो हमारे पास 62% की वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर हमने इसको प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट नहीं किया तो ये पॉपुलेशन ऑफकोर्स हमारी आने वाले समय में कर्ज बन जाएगा, अभिशाप बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना, वरदान नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमको इस प्राइमरी सेक्टर से किधर ले आना है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ इस पॉपुलेशन को उठा करके ले जाना है, तभी हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा हो सकती है कि भारत की जो आबादी है उस आबादी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पे वर्क करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस के कुछ ही फैक्टर्स थे जिसमें आपने डिस्कस किया, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊँगा, उस पॉइंट्स को आप अपने आंसर में जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमको अभी वर्क करना है। ये आपने सारी चीज़ें देख ली कि कैसे जो है ये पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कैसे कर्ज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कर्ज में कैसे कन्वर्ट होगा, तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है इसी चीज़ों को आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चंस को डील करने का आप अगर आंसर्स लिखते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको उसका आंसर उसी से ढूंढ लेना है। जैसे ही आपको पता चला कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, आपने देख लिया कि किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन जो एज ग्रुप 15 से 64 साल की है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशंस है, इसका पॉपुलेशंस का रेशियो किसी देश की जनसंख्या में बढ़ जाता है और डिपेंडेंसी पॉपुलेशंस कम हो जाती है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अब इसका फ़ायदा कैसे लेंगे, इसका फ़ायदा लेंगे इसको स्किल करके, हेल्थ फैसिलिटीज़ देके, एजुकेशन देके, ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी इस पॉपुलेशंस के लिए बना डेवलपमेंट के लिए उसको दे करके, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके, जब ये सारी चीज़ों पर काम करेंगे तो ये पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो आबादी है वो हम पे बोझ नहीं रहेगी और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है, लाभकारी जनसंख्या हो जाएगी। और इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल।
ठीक है। अब हमको दिखाना है ये कर्ज कैसे हो जाएगा। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जो हम बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पे अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो ये पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, यही पॉपुलेशन हमारे लिए कर्ज हो जाएगी। जैसे हम उसको स्किल नहीं देंगे, मान लें कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द स्किल टू आवर पॉपुलेशन, अगर हम अपनी जनसंख्या को कौशल विकास नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं उसको दूसरे रोजगार के लिए, तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हमारे लिए बोझ बन जाएगी। उसी तरह से कि हमारे देश की आबादी अगर 140 करोड़, आज भी हमारे देश में खास करके गाँव में कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। शहरों में भी देखा होगा कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है, अर्बनाइजेशन को प्लान्ड वे में नहीं करने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी की बीमारियाँ हो जाती है, हेल्थ इशू हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे से हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम सही नहीं करें अपनी कंट्री की, तो वो पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं देगा, बल्कि हमको डेमोग्राफिक ये जो है क्या हो जाएगा, कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिशाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको अपने हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो सेकंड ये हो गया एजुकेशन। अगर हमने अपनी कंट्री के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, उसको एजुकेशन को मॉडर्न नहीं किया, ठीक है ना, उसको अच्छे से जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज़ होती हैं उसके मॉडल पे नहीं किया, या जॉब ओरिएंटेड अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, वो स्किल नहीं होगा, वो हमें क्या कन्वर्ट कर देगा, वो हमें कर्ज में कन्वर्ट कर देगा। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर उसको हम लीकेज रहित नहीं बनाए, जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, जनसंख्या को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता, उससे भी जो है पॉपुलेशन हमारी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगी, बल्कि कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। और इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इनोवेशंस बहुत ज़रूरी है। जो एजुकेशन हम दे रहे हैं स्कूल्स में, वहाँ पे इनोवेशन सिखाया जाए, बच्चों को ही सिखाया जाए, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए, तो वो पॉपुलेशन आगे चल करके क्या होगी, वो जो है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, साइंटिफिक हो जाएगी वो, ठीक है ना। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। रोड हो गया, जैसे रोड हो गया इसमें, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इसके अंदर स्कूल्स हो गए, वो ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा, एजुकेशन में भी आ जाएगा, स्कूल्स हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, जागरूकता, ये सारी चीज़ों को करेंगे तो ये पॉपुलेशन जो है, अगर नहीं करेंगे तो वो कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले आप उसको बताएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, तो इसका मॉडल मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आप लिखेंगे, इसका एक मॉडल स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो है डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये क्वेश्चन जो है आपको वो मिला है 8 नंबर का, मैं लॉन्ग के इसमें बता रहा हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा आखिर में, लेकिन चूंकि 8 नंबर का नहीं होना चाहिए था, इसको जो है 38 मार्क्स का होना चाहिए था। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, पहले तो ये लिखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, या डिफाइन करेंगे, या उसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा लिखेंगे कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये आपके कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चार्ट को ज़रूर दिखाएंगे कि हाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अचीव्ड, ठीक है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अचीव्ड। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन का जो तीसरा वाला पार्ट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अचीव, कैसे अचीव कर सकते हैं हम, स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी सपोर्ट, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चर्च करके। और दूसरा है कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमने आपको बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अचीव्ड, कैसे अचीव किया जा सकता है, ये सारे फैक्टर्स, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को दिखा करके, ठीक है ना, हाउ इट कैन बी कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक कर्ज। ये कैसे डेमोग्राफिक कर्ज में कन्वर्ट हो जाता है या हो सकता है, तब हो सकता है जब हम इन सब चीज़ों पे वर्क ना करें। तो ये पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेमोग्राफिक कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को जब आप डील करेंगे तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। सेकंड पोर्शंस में आएंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे अचीव किया जा सकता है, उसमें आप बताएं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड उस डिविडेंड को कहते हैं जब हम पॉपुलेशन को एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, स्किल देते हैं, ठीक है, इनोवेशंस देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। तो जो हमारी आबादी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का
बहुत ह्यूज स्कोप है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशंस इसी की है और डिपेंडेंसी पॉपुलेशंस कम है। अब इस किसमें कर्ज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉपुलेशंस, हेडिंग डाल के देखें, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेमोग्राफिक कर्ज। तो अब ये दिखाएं कि अगर हम इसी आबादी को स्किल ना दें, ठीक है, एजुकेशन ना दें, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना दें, ठीक है, और अगर नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, तो यही पॉपुलेशन जो है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए हमारे पास बाँह फैला के खड़ा है, यही पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह के डेमोग्राफिक कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे लिए आबादी जो है हमारे लिए फ़ायदे की बात नहीं रहेगी बल्कि अभिशाप बन जाएगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। और लास्ट में इसको आप एक चीज़ और इसमें जोड़ सकते हैं कि ये कोई भी देश की आबादी हो, आप कितना भी इसको एजुकेशन दे दें, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, स्किल दे दें, लेकिन अगर उस कंट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, कि अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। ये एडिशनल पॉइंट्स आपके पीडीएफ में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी कंट्री के डेमोग्राफिक डिविडेंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश में सरकारें स्थिर नहीं है, आ रही जा रही, बीच में गिर जा रही है सरकार, तो वैसी कंट्री में जो पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, वो हैम्पर्ड होती है और उससे जो है देश में का विकास प्रभावित होता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे देश में देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट, है ना, कास्ट, रिलीजन, रीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। हमारे देश में अगर जाति, धर्म, ठीक है ना, या क्षेत्र के आधार पे अगर देश के लोगों में संघर्ष चल रहा है, सेकुलर कंट्री है इंडिया, अगर यहाँ पे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे, ठीक है, संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, तो ये जो है किसी भी कंट्री का कितना भी स्किल्ड पॉपुलेशन हो, ह्यूमन कैपिटल कितना भी अच्छा हो, तो वो जो है देश के जीडीपी में या देश के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो ये जो मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप डालेंगे, कास्ट, रिलीजन और रीजन बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे देश में, उसको भी रोकना होगा। ये कैसे रुकेगा? ये रुकेगा तभी रुकेगा जब सरकार जो है लोगों को अवेयर करेगी और जनता को भी शिक्षित करेगी, और जनता की भी समझना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन उस कंट्री की, कि हमको क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष या नफरत नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ें ये सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे अगर हम वर्क करेंगे तभी हमारा जो पॉपुलेशन जो है कर्ज में कन्वर्ट नहीं होगा। पता चला कि हमने एजुकेशन दे दी, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन उस कंट्री में जो है कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, उस कंट्री में कहीं पे जो है मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, उस कंट्री में कहीं जो है महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है या महिलाओं का टॉर्चर किया जा रहा है, उसका सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें होगी तो वो कोई भी कंट्री जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा हमें नहीं मिल सकेगा। तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी ये भी ज़रूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लिखेंगे, स्टेबिलिटी, और दूसरा सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब बता दिया आपको, ठीक है ना, कि रिलीजन, रेस, है ना, जेंडर या कास्ट या रीजन के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो लोगों के बीच में। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जो है हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर नहीं होंगी तो यही पॉपुलेशन जो है कर्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन मिला है वो है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, सजेस्ट सम मेजर्स टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ इन द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया है। हाँ, उसमें मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि 8 मार्क्स वाले को कैसे डील करेंगे। 8 मार्क्स में आपको पॉइंट वाइज जाना पड़ेगा, डिफाइन हल्का सा करेंगे, फिर सर्किल बनाएंगे, चार्ट से दिखाएंगे कि ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों पर वर्क नहीं किया गया तो वो जो है डेमोग्राफिक कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण का समावेशी विकास पर, इसको कहते हैं समावेशी विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है ना। तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये पूछ रहा है कि जो समावेशी विकास है उसका भूमंडलीकरण का जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, ग्लोबलाइजेशन का या भूमंडलीकरण का किसी भी देश के समावेशी विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको बोला एनालाइज कीजिए। और ये पूछा सम मेजर्स टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ इन द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये आपसे ये भी पूछ रहा है कि कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिससे जो है
भूमंडलीकरण के दौर में समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ द समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट इज़ द इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास है क्या, समावेशी विकास का मतलब क्या। तो सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चंस में जो डील करना है वो डील करना है आपको सबसे पहले पॉइंट में कि डिफाइन द इंक्लूसिव ग्रोथ। डिफाइन द इंक्लूसिव ग्रोथ। पहला जो क्वेश्चन आपको आंसर का पार्ट होगा वो होगा डिफिनेशंस कि समावेशी विकास से मतलब क्या है, समावेशी विकास से तात्पर्य क्या है, या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, ये आप पहले डील करेंगे। ठीक है ना। दूसरा ये करेंगे कि भूमंडलीकरण, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भूमंडलीकरण क्या है, दूसरा क्या है भूमंडलीकरण क्या है। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। व्हाट इज द, यहाँ पे दो चीजें देखिए, अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। एक है आपका ग्लोबलाइजेशन और दूसरा कौन सी है, इंक्लूसिव। ठीक है, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो दोनों को डिफाइन ना करके एक ही को डिफाइन कर देंगे, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण से क्या मतलब है। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ या फ्री मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, ऐसे इसमें डिफाइन कर दिया गया, मूवमेंट इंडिविजुअल्स, सर्विसेज, गुड्स, आइडियाज। कहने का मतलब है कि भूमंडलीकरण से तात्पर्य है लोगों का फ्री, बाधा रहित, आवाजाही, आना जाना, सर्विसों का आदान प्रदान, सेवाएं जैसे हो गई, बहुत सारी सर्विसेज होती है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान और विचारों का भी आदान प्रदान। तो भूमंडलीकरण से तात्पर्य होता है कि बिना किसी बाधा के एक देश से दूसरे देश में लोगों को आना जाना, सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है ना, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, इन सबको क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। और आज जो दुनिया किस में रही है, आज दुनिया भूमंडलीकरण में जी रही है। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से बहुत नज़दीक आ चुके हैं, जिसको ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया था, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज से मतलब है कि दुनिया आज इतनी छोटी हो गई है कि अमेरिका का बैठा हुआ व्यक्ति भारत के बैठे हुए व्यक्ति के साथ वीडियो चैट कर सकता है, उसको देख सकता है, उससे बातें कर सकता है, अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकता है। वहाँ की चीज़ें आप किसी भी मॉल में चले जाइए कि अमेरिका की चीज़ें आपको मिल जाएगी, बड़े बड़े मॉल में मिल जाएगी, यहाँ की चीज़ें अमेरिका वाले को मिल जाती है। टेक्नोलॉजी एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज का जो 2024 की अगर हम बात करें, आज अगर हम जी रहे हैं तो 2024 में पूरी दुनिया जो है वो क्या, सिमट के एक छोटे से गांव की तरह कन्वर्ट हो गई है। ठीक है ना। गांव में क्या होता है, गांव में कोई बाउंडेशंस नहीं होता है, कोई बैरियर नहीं होता, सब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। वहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर देखेंगे इस तरह का कि कोई बैरियर है आने जाने में, कम्युनिकेशंस में, इस तरह की कोई बाधा नहीं होती है। अगर एक गाँव है तो सारे गाँव के लोग जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, या मिलना चाहें तो ईजिली मिल सकते हैं। ठीक है, शहरों में दिक्कत होती है, आज यहाँ से आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो जो यहाँ पे ग्लोबल विलेज का जो टर्म यूज़ किया गया, ग्लोबल विलेज, वो इसी सेंस में किया गया है कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया इतनी छोटी हो गई है, सिमट के एक दूसरे के इतनी नज़दीक आ गई है कि आज एक कंट्री दूसरे कंट्री से दूर नहीं रहा, चाहे वो ह्यूमन के कॉन्टैक्ट के मामले में हो, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफ़र के मामले में हो, आइडियाज़ के ट्रांसफ़र के मामले में हो। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि समाज, एक लिटरल मीनिंग तो अगर आप देखेंगे, इसका लिटरल मीनिंग होता है समावेशी विकास का, कि समावेशी विकास से तात्पर्य है वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का, है ना, या इसको आप ऐसे दे सकते हैं, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द, ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्री, जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मतलब समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब होता है कि किसी भी देश के सभी समूहों या वर्गों की भागीदारी, ठीक है ना, उसमें भागीदारी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, कोई भी हो, उन सब की भागीदारी किस में हो, देश के विकास में हो, ठीक है, कंट्री में हो। तो अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं
उसमें पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, बिना किसी के साथ भेदभाव के उन सबको उस काम में जो है शामिल किया जाए, उस विकास में साथ लिया जाए। अभी प्रेजेंट जो सरकार का नारा है आपने देखा होगा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अगर देखेंगे इस सेंटेंस को तो इस सेंटेंस में इंक्लूसिवनेस छिपा हुआ है, समावेशीकरण छुपा हुआ है। ठीक है, समावेशीकरण का मतलब समझ ही गए होंगे आप। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप यह देखेंगे कि समावेशी विकास में तो सही है कि सबको भागीदारी लेना या सबको समाहित करना, किसी भी विकास में, किसी देश के डेवलपमेंट में जनसंख्या के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन इस वर्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, इसके अंदर तक जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है जो अमीर लोग हैं उनकी तो पार्टिसिपेशन होगी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, ठीक है, राजनीति में हो, है ना, चाहे वो जो है बिजनेस में हो, चाहे वो जो है आपके डिसीजन मेकिंग में हो, या अदर किसी प्रोफेशनल्स, ठीक है, स्फेयर्स में हो, पेशेवर क्षेत्र में हो, उसमें पैसे वाले लोगों की भागीदारी तो होती है। लेकिन जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र वर्ग है, ठीक है, डिप्राइव सेक्शन, जो डिप्राइव सेक्शंस है, डिप्राइव सेक्शंस है, वंचित वर्ग है, इसकी भागीदारी विकास में सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को समावेशी विकास कहते हैं। तो समावेशी विकास को आप डिफाइन करेंगे तो ये लिखेंगे कि समावेशी विकास से तात्पर्य यद्यपि समाज के सभी वर्गों की परस्पर भागीदारी है, लेकिन इसमें प्राथमिकता खास करके उन वर्गों को दी जाती है जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव सेक्शंस हैं। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, समावेशी विकास का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, विशेष करके जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो समावेशी विकास कहलाती है। तो अब यहाँ पे पूछ रहे आपसे कि इसका जो है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, भूमंडलीकरण का समावेशी विकास पे क्या इम्पैक्ट है। तो इसके दो इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट है आपको इसमें, इसके अगर इस इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें दिखाएंगे। पहला जो दिखाएंगे आप, एक है यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरा क्या है, निगेटिव। याद रखना, अगर भूमंडलीकरण का कोई भी क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हो तो इसमें दोनों पक्षों को आपको दिखाना है। एक पॉजिटिव पक्ष है, दूसरा कौन सा है, ठीक है, दूसरा है आपका निगेटिव पक्ष है। पहला एक पॉजिटिव, दूसरा का निगेटिव पक्ष है। दोनों एस्पेक्ट्स को आपको दिखना पड़ेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और निगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे कि भूमंडलीकरण का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन सा है, इसका सकारात्मक प्रभाव अभी हमें कौन कौन सा देखने को मिला है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मानव विकास, है ना, मानव पूंजी विकास में जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, ठीक है, उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने में ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पे लिखा भी होगा मूवमेंट ऑफ पीपुल्स, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर लोगों का आदान प्रदान, ठीक है। यहाँ से लोग गए तो वो सिर्फ आदमी ही नहीं गया बल्कि अपने साथ वो स्किल भी ले गया। मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ से अमेरिका जाता हूँ तो मैं सिर्फ फिजिकली वहाँ नहीं जा रहा हूँ बल्कि अपने साथ अपनी स्किल भी ले जा रहा हूँ। अगर मैं टीचर्स हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ फिजिकली वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ अपना जो स्किल है मेरे पास पढ़ाने का वो मैं लेके जा रहा हूँ। तो सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होता, और ये जब मैं लेके जाऊँगा अमेरिका जाऊंगा या वहाँ का कोई लोग अगर हमारे देश में आएगा किसी फैक्ट्री में किसी को ट्रेन करने के लिए, तो वो आप फिजिकली सिर्फ नहीं आएगा बल्कि अपने साथ स्किल भी लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो स्किल लेके आएगा तो इंडिया में उस स्किल से जो है लोगों को ट्रेन करेगा, उसको बताएगा कि ये मशीन कैसे काम करती है। या मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है वो अगर यहाँ सिखाता है तो उससे क्या होगा, जो हमारे देश की आबादी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो पहला जो फ़ायदा हुआ कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के आने जाने से जो पॉपुलेशन है वो क्या हुआ, वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म किया। तो यहाँ पे एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट है ना, कैन लीड टू इंक्रीज इन इनकम फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। जो कंट्री है, एक देश दूसरे देश से जब जुड़ गया तो मार्केट भी जुड़ा, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाने लगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आने लगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ को क्या मिला, यहाँ पे उसको मार्केट अवेलेबल हुआ, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो एक्सपोर्ट हुआ वो किसी भी कंट्री का ग्रो हुआ। तो जैसे ही भारत जो है ग्लोबलाइजेशन में 1991 में, यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन करना था कि 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी आने के बाद, खास करके एलपीजी पॉलिसी, ये आपको इस क्वेश्चंस में मेंशन करना था, पीडीएफ में नहीं है, आप इसको जोड़ेंगे ज़रूर कि 1991 के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया एलपीजी को अपनाने के बाद। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसने गरीबी को भी ख़त्म किया। गरीबी को कैसे ख़त्म किया, इसलिए ख़त्म किया कि यहाँ से जो है एक्सपोर्ट बढ़ा, यहाँ की इकोनॉमी को बूम मिला, यहाँ के लोग बाहर काम करने जानेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों की गरीबी ख़त्म हुई, लोगों का इनकम बढ़ा,
लिविंग स्टैंडर्ड बना, तो इसने क्या किया, पॉवर्टी को भी कम किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ, दो तरह की कंट्री, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दो तरह के होते हैं। एक तो इकोनॉमी जो होता है वो ओपन इकोनॉमी होता है, दूसरा होता है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों क्या होता है, बंद होता है। ये ना तो एक्सपोर्ट करता है ना ही इंपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी हो गई, कौन सी होगी, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी होगी। और दूसरा जो होता है ओपन इकोनॉमी होता है। ओपन इकोनॉमी किस इकोनॉमी को कहते हैं, वैसी इकोनॉमी को कहते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, दोनों वर्ल्ड के साथ करता है, वर्ल्ड की दूसरे कंट्री के साथ करता है। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, वो ओपन इकोनॉमी है, और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कैसी है, क्लोज है। तो चूंकि इंडिया जो है वो ओपन इकोनॉमी है, तो यहाँ का टेक्नोलॉजी क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी मोबाइल्स दूसरे कंपनी की, जैसे मान लिया एप्पल हो गया, एप्पल का मोबाइल हो गया, ठीक है ना। आपका माइक्रोमैक्स तो खैर इंडिया का ही है, एप्पल हो गया आपका जहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो गया एप्पो हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी मोबाइल्स कंपनी है, वीवो हो गया, ठीक है, चाइनीज़ मोबाइल कंपनी है। तो वो क्या हो गई, यहाँ पे आपके पास आती है, तो आपके पास बेटर ऑप्शंस होता है उस चीज़ को खरीदने का, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है। यहाँ के लोग गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत से लोग अमेरिका में गए, बहुत सारे अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई। उसी तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने अमेरिका से ली है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने किससे ली है, इजराइल से ली है। तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, और जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है तो इससे भी किसी भी कंट्री को ग्रोथ मिलता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर यहाँ पे आप देखेंगे जीडीपी के बाद, तो हमारे देश में यहाँ पे अगला जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफएफआई, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है। 2004 से 2020 के बीच अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 7.3% है, 2004 से लेकर 2020 तक, मतलब 16 साल में एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का 7.3% है, ठीक है ना। और ये इसने क्या किया है कि इसने बहुत सारे देश की आबादी को जो है पॉवर्टी लाइन में जो आबादी थी उसको क्या किया, उसने गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, वर्ल्ड बैंक का डेटा अगर देखेंगे कि इंडिया में लगभग 40%, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 2005-06 में 2006 में इंडिया में अगर गरीबी देखेंगे, ठीक है, तो 44% बीपीएल आबादी थी। कितनी थी बीपीएल, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया का 2005-06 में कितनी थी पॉवर्टी लाइन, 44% थी। और यही 2000 जो है 17-18 में, 2017-18 में घट के कितनी हो गई, 27.9%। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना परसेंट जो है पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस किया किसने, इस ग्लोबलाइजेशन ने। इकोनॉमिक ग्रोथ मिला है जिससे पॉवर्टी भी कम हुई है। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, या भूमंडलीकरण की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशंस, इसने जॉब भी बहुत क्रिएट किए हैं। भूमंडलीकरण ने हमारे देश में जॉब भी बहुत सारी क्रिएट की, कि बाहर की कंपनी हमारे देश में आई, फैक्ट्री लगाई यहाँ पे, या इन्वेस्टमेंट किया जिससे लोगों को रोजगार मिला। तो यहाँ पे देखेंगे जॉब क्रिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, उसने सबसे ज़्यादा जॉब दी है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना, अपॉर्चुनिटी और स्किल्ड वर्क्स है। खास करके आईटी और बीपीएम इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे 4.5 मिलियन, लगभग 40.5 लाख, है ना, 40 लाख आबादी को जो है इसने जो है जॉब प्रोवाइड करवाया है 2022 में, ठीक है ना। ये रिपोर्ट किसका है, नेस्कॉम का है। तो अगर कोई रिपोर्ट आप मेंशन कर रहे हैं तो जो संस्था जारी कर रहे हैं उसको भी आप इसमें दिखाएंगे। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंग स्टैंडर्ड्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारे देश में एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ हो गया, सर्विस, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, इन सब में जो है हमारे देश में जो है चेंजेस देखने को मिली। और ये सारी चीज़ें, एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, सर्विस में हो, ठीक है, या टेक्नोलॉजी में हो, इन सब ने क्या किया कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया है। जो लोग पहले जीते थे, आज से अगर आप 30-40 साल पहले की बात करेंगे तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था और अभी के लिविंग स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। आज यहाँ पे आप बात करना चाहते हैं तो सामने कहीं भी आपकी फैमिली हो, आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। किसी को पैसा भेजना है तो आप मिनटों में, पहले क्या ड्राफ्ट भेजते थे लोग, ठीक है, मनी ऑर्डर भेजते थे, पहले लोग मनी ऑर्डर भेजते थे जो 10 दिन 12 दिन पैसे मिलते थे, ड्राफ्ट
आप मिला उसके पास, वो कल को बैंक में गया, बैंक में जाके ड्राफ्ट जमा किया, उसके बाद उसको एक दो दिन बाद पैसे उसके अकाउंट में आते थे। आज आप फ़ोन पे, ठीक है ना, गूगल पे से तुरंत सेकंड में आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। किसी को पैसे भेजनी है, आप किसी से सामने बात कर लेते हो। अगर आपको बुकिंग करनी है, पहले प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट लेना पड़ता था, ठीक है ना, बुक करवाना पड़ता था। आज अपने मोबाइल्स खोलिए, आप टिकट बुक कीजिए, लॉगिन आईडी कीजिए और तुरंत आपके टिकट बुक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ई सर्विसिंग, पहले आप अस्पताल में जाते थे, नंबर लगाते थे, आप टेली मेडिसिन दे सकते हैं। फ़ोन किया डॉक्टर को, घर बैठे आप उससे सलाह ले सकते हैं, घर बैठे आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन दवा मंगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। जब लोगों के पास पैसे आए, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। तो ये क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। ये सब सकारात्मक प्रभाव है जो भूमंडलीकरण का हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ पे पड़ा। अभी हमने जितनी भी बातें की, पॉवर्टी को ख़त्म किया इसने, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया, जेट के जीडीपी में जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इसने गरीबी ख़त्म की, इसने जॉब प्रोवाइड करवाया लोगों को, और लोगों के जीवन स्तर को इसने सुधारा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन सारी चीज़ें किसको हुई है? ये सारी चीज़ों ने किस पे सबसे बड़ा किया है? इसने देश में जो आबादी है उन सबको फ़ायदा पहुंचाया है। किसी एक खास सेक्शन को नहीं पहुंचाया, किसी अमीर वर्ग को ही नहीं पहुंचाया, बल्कि महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो, सबको उसने फ़ायदा पहुँचाया। तो इससे क्या हुआ, इसने कहीं ना कहीं जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का है, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको उसने फुलफ़िल किया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ में भूमंडलीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम इसका देखेंगे कि इसके योगदान के पीछे इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो हम निगेटिव पहलू को देखेंगे, निगेटिव पहलू कौन कौन सा इसके अंदर हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे निगेटिव पहलू कौन है, नेगेटिव एस्पेक्ट का क्या क्या है उसमें हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट कहने का मतलब है कि जो लाभ है उसका असमान वितरण हुआ है। हमारी कंट्री में अभी भी कहा जाता है कि जो 1% आबादी है उसके पास देश की टोटल प्रॉपर्टी का 20% उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब देश के 1% आबादी के पास देश की 20% संपत्ति उसके पास एक संचित है, उसके पास वो संपत्ति है। तो ये कहीं ना कहीं जो फ़ायदा पहुंचा है वो कुछ खास लोगों को मिला है, सब सेक्टर के लोगों को नहीं मिला है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, जिसका इंक्लूसिवनेस में सबसे बड़ा रोल है, उसको उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो इसका यह है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफॉर्म द रिचेस्ट 1% में दे भी रखा है 20% कंट्री का टोटल संपत्ति है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, भूमंडलीकरण के कारण जो है लोगों की जॉब भी पहले तो मिली, बाद में जाने लगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मशीन से काम होने लगा, तो बहुत से लोग जो है जो स्किल नहीं थे उनकी जॉब जाने लगी। तो भूमंडलीकरण का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो क्या है, वो जॉब डिस्प्लेसमेंट में है। जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप उस स्किल हो, आपके पास उस मशीन के लिए टेक्नोलॉजी हो। आने वाले समय किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। अगर यहाँ की पॉपुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेंड नहीं है, उसको समझ नहीं पा रही है, तो उसकी जॉब क्या होगी? जाहिर सी बात उससे छीन जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसे क्या, इंपोर्ट जॉब लॉसेस इन ट्रेडिशनल चीप। तो यहाँ पे सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर इम्पैक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़। एग्रीकल्चर्स में भी देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से लोगों का जॉब जो है वो छीन रहा है। नई नई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी ऐसी मशीन आ गई है जिसमें मैनुअल काम की ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास कि वो उस मशीन को खरीद पाए, ठीक है। तो मशीन जो आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या टेक्नोलॉजी आ रही है? इस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शंस बढ़ रहा है। तो जो मशीन से खेती हो रही है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रहे हैं एग्रीकल्चर्स वाले, उसके सामने छोटे किसान उसके सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनको अपनी पूरे फसल से जो उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह से मशीन, नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से लोगों की जॉब जा रही है क्योंकि उसके पास उसका स्किल नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, आप देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, वो कोई भी उद्योगपति या इन्वेस्टर्स पैसे लगाएगा तो वो अपना फ़ायदा उठाना चाहेगा, मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहेगा। और वो मैन्युफैक्चर जो लेबर लॉ है,
लेबर लॉ की इतनी परवाह नहीं करेगा, मजदूरों की उतनी सुविधाओं की परवाह नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से जो आपका मजदूरों का अधिकार है, जो लेबर्स के राइट्स हैं, चाहे वर्किंग आवर का हो, उसके रेस्ट का हो, उसके कंपनसेशंस का हो, दुर्घटना में जो उसको मुआवजा मिलता है उसका हो, या हड़ताल का हो, ये सारी जो उसकी राइट्स हैं मजदूरों की फैक्ट्री एक्ट में है या बहुत सारे लेबर लॉ में है, वो उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मजदूर होते हैं उनका क्या होता है, शोषण होता है। ये भी भूमंडलीकरण का एक निगेटिव इम्पैक्ट है। 2021 का एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच का कि चाइल्ड लेबर और अदर एब्यूजेस इन इंडिया, खास करके वस्त्र उद्योग में बाल श्रम का जो है प्रवृत्ति देखने को मिली है, चाइल्ड लेबर की टेंडेंसी देखने को मिली है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, विकास की दौड़ में हम लोग इतने अंधे हो गए, इतने आगे निकल गए हैं कि हम ना तो इन्वायरमेंट की परवाह करते हैं, ना पॉल्यूशंस की परवाह करते हैं, ठीक है। उसका जो इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन करके, है ना, डिफॉरेस्टेशन या वनों को काट करके, वनों का उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन या वनों का उन्मूलन, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा करते हैं इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट में अगर देखेंगे, ठीक है ना, कि इंक्रोचमेंट है, दूसरा कौन सा है, इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट में क्या करते हैं कि हम जो है वैसे क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने की करते हैं या ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं जो ऐसा इलाका है जहाँ पे मान लो रिवर है, फॉरेस्ट है, ठीक है ना, रिवर है, फॉरेस्ट है, या कोई और वाटर बॉडीज़ है, या और कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, या नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। उन क्षेत्रों में भी हम जो ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल इशूज़ कंसर्न उठ जाते हैं और उसका जो है इम्पैक्ट हमको लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। जैसे हिमालयन रीजन में आप मेंशन कर सकते थे कि हिमालयन रीजन में जिस तरह से जो है होटल वगैरह खुलने लगे हैं, जिस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे होने लगा है, खास करके चूँकि वो टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक स्थान है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वैसे क्षेत्रों में वहाँ पे उद्योगों की स्थापना, या उद्योग नहीं है, पर्यटन कह सकते हैं कि होटल वगैरह बहुत ज़्यादा खुलने लगे हैं, उसकी वजह से हिमालयन का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, है ना, आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स की दुर्घटना हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं जो भूमंडलीकरण है उसका प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम अपने देश में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स को। अब यहाँ पे क्या है कि इसको कैसे रोका जाए, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ देखना चाहते हैं भूमंडलीकरण के साथ साथ, तो हमको सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजी, इसमें आप एसडीजी को जरूर मेंशन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब आप कोई भी विकास करिए वहाँ पे आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है, तभी वो जो विकास हुआ कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसमें पहला आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट, की जो आबादी है उसको जो है, खास कर जो वीकर सेक्शन, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनको स्किल दिया जाए। खास कर आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत से लोग भीख मांगते हैं जबकि वो हेल्दी होते हैं, तो ऐसे लोगों को, जैसे बिहार में आप देख सकते हैं जीविका, जीविका एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने जो है बिहार में महिलाओं को इम्पावर किया इकोनॉमिकली और उसको इम्पावर भी किया, ठीक है ना, इकोनॉमिकली इम्पावर्ड, सोशली इम्पावर्ड। जीविका स्कीम का इसमें मेंशन कर सकते हैं। जीविका योजना जो है महिलाओं के बिहार का, इसने क्या किया, इकोनॉमिकली इम्पावरमेंट और सोशली इम्पावरमेंट, है ना, इकोनॉमिकली इम्पावरमेंट और सोशली इम्पावरमेंट महिलाओं का किया, ठीक है। दूसरा है ये कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी। कुछ भी आप कीजिए, जो इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी विकास की गतिविधि की है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जो व्यापार होगा उसमें जो है किसी तरह का पार्शलिटी ना हो। WTO जैसी संस्था जो कि वर्ल्ड में है, इसको अमेरिका के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, और जितने भी मेंबर्स कंट्री है उन सबको जो है कॉपरेट करना चाहिए। सोशल सेफ्टी नेट्स, सोशल सेफ्टी नेट्स भी होना चाहिए, जैसे मनरेगा हो गया। इंडिया में आज भी हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कमी है, सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में वैसी नहीं है जैसी अमेरिका में है। तो और उसके लिए हमने देखा कि सोशल सिक्योरिटी, अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो मनरेगा जैसा कोई योजना होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। इस तरह की और योजनाएं होनी चाहिए जो समाज के जो वर्ग हैं, अगर वो बेरोजगार हो गए हैं या वो असक्षम है काम करने में, तो वैसी सिचुएशन में उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी जो है होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम वर्क करके जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर्स में मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चंस के पहले पार्ट में क्या लिखेंगे, पहले पार्ट में लिखेंगे कि व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथनेस में इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, और भारत सरकार या सरकार जो है इसको कैसे और जो है इंक्लूसिव ग्रोथनेस को फ़ायदा पहुँचा सकती है। बहुत सारी देखा होगा आपने कि ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है कि जो मान लो कहीं पर डिज़ास्टर्स आती है ना,
डिजास्टर्स आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लो फ्लड आ गया, ठीक है, या साइक्लोन आ गया, या ड्रॉट आ गया, तो वैसी सिचुएशंस में वर्ल्ड बैंक हो गया या यूएनओ है, ये सब जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी भी कंट्री की मदद करती है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आप दिखा सकते थे, जो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये ग्लोबलाइजेशन का या भूमंडलीकरण का ही प्रभाव है कि किसी भी देश में, चाहे वो अफ्रीका का हो, एशिया का हो या और कोई कंट्रीज़ हो, वहाँ पे अगर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या चक्रवात आ गया, तो विश्व की जो संगठन है, ये सब जो संगठन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनओ हो गया, या अदर कोई आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना, ये सब जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है, उस कंट्री की मदद करती है। ये भी भूमंडलीकरण का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए ऐसी संस्थाएं फंड देती है, ठीक है, लोन फ्री फंड देती है, तो उसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप दिखा सकते थे, ठीक है। और बाकी जो मेजर्स है यहाँ पे कि स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट पे जो है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देश की आधी आबादी से ज़्यादा रहती है, वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके, बिजली सुविधा पहुँचा करके, टेक्नोलॉजी को डिजिटल, है ना, जो डिजिटल हो गया, ग्रामीण डिजिटल, है ना, जो गाँव के क्षेत्रों में मोबाइल फैसिलिटी पहुँचा करके, टेक्नोलॉजी से लोगों को जो अवेयर करके हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे सेफ डेवलपमेंट मेजर्स हैं जिसको अपना के हम जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को हम पहुंच सकते हैं, या उसका फ़ायदा आम लोगों तक, खास करके जो वीकर सेक्शंस है, गांव का मजदूर है, किसान है, ठीक है, डिप्राइव सेक्शंस है, महिलाएं हैं, उनको जो है हम समावेशी विकास की मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में इसको आप कंक्लूड करेंगे, चूँकि ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, कि आज की जो दुनिया है वो ग्लोबल वर्ल्ड है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हम इससे अलग होके नहीं रह सकते। तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, उसका प्रोटेक्शंस देते हुए, लेबर लॉ को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, मज़दूरों के हितों को देखते हुए ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हमारे देश के मज़दूरों का भी शोषण ना हो, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी सुरक्षित रहे, और बाहर का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई और एफएफआई, वो भी आता रहे, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और जो विश्व में अर्थव्यवस्था में जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसका जो लाभ है वो हम तक पहुँचे और हमारा लाभ बाकी देशों के पास पहुँचे। इसी से जो है इंटरनेशनल, लास्ट में आप इसको जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमनिज़्म, इंटरनेशनल ह्यूमनिज़्म, अंतर्राष्ट्रीय मानववाद। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय मानववाद के प्रिंसिपल पे ही टिका हुआ है, कि कोई भी कंट्री अलग होकर ना सोचे, नैरो थॉट ना हो, उसका संकीर्ण विचारधारा ना हो विकास के मामले में। भारत का एक नागरिक या अमेरिका का एक नागरिक ऐसे सोचे कि अगर मेरा विकास होता है तो विश्व के सभी देशों का विकास होगा, और ख़ास करके इस विकास का फ़ायदा, अगर कोई साइंटिस्ट कोई चीज़, अगर मान लो मोबाइल फ़ोन था, तो जिसने भी इसको इन्वेंट किया था, या मार्कोनी ने सबसे पहले, अगर मान लो जिसने भी टेलीफोन, जेल वेड, टीवी का जो आविष्कार किसने किया, जेल वेड ने किया, तो उसने जब किया होगा आविष्कार, तो यही सोच के किया होगा कि इसका फ़ायदा सब लोगों को मिले। अगर मान लो मोबाइल का आविष्कार किया गया तो ये सोच के करना चाहिए या किया जाए इस तरह की टेक्नोलॉजी का कि इसका फ़ायदा वीकर सेक्शन को मिले। और इसी तरह से अगर हम सैटेलाइट बनाते हैं, तो सैटेलाइट जब साइंटिस्ट बनाता है, उसके दिमाग में ये फ़ायदा हो कि इसका फ़ायदा सिर्फ एक वर्ग को नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा किसानों को भी मिलेगा, उसकी खेती में वेदर फोरकास्टिंग का फ़ायदा उसको मिलेगा, जिससे वो जो है उस हिसाब से खेती कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से किसान, उस टेक्नोलॉजी का जो सैटेलाइट है उसका फ़ायदा किसको मिले, और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, मान लो अर्थक्वेक आने वाला है, या मान लो बाढ़ आने वाला है, या साइक्लोन आने वाला है, तो पहले हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिससे हम ह्यूमन का जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जब दृष्टि होगी, ऐसा जब मेंटल अप्रोच होगा किसी भी काम को करने का, तो कोई भी व्यक्ति नैरो होकर नहीं काम करेगा, बल्कि उसका जो सोच होगा वो क्या होगा, एब्रोड होगा। और गांधी जी का एक कोट भी आप इसमें डाल सकते हैं चाहें तो गांधी जी कहते थे कि कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचो कि जो काम आप कर रहे हो उस काम का फ़ायदा बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, या उसका फ़ायदा जो आपका सबसे वंचित वर्ग है उसको कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है इस तरह के आंसर्स को डील करते वक्त अप्रोच होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर्स का या किसी थिंकर्स का कुछ कोट कर सकते हैं जो आपको याद है, तो वो आपके लिए और अच्छा होगा, ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा था लालच के बारे में कि प्रकृति तो आपके जो है सारी ज़रूरतों को तो पूरी कर सकती है, लेकिन किसी भी इंसान के लालच को पूरी नहीं कर सकती, तो वो कोट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण का फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन वो फ़ायदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसकी लालच में पड़ के पूरी मानव जाति का नुकसान कर दें। तो ये अप्रोच अगर आपने रखा तो आपका आंसर जो है
बहुत अच्छा होगा। इस तरह का कोट आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो चलिए आज जो है डे 1 का जो 2 क्वेश्चन दिया था आपको, उसका हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा लंबा किया मैंने आज जानबूझकर, क्योंकि आपको एक अप्रोच मिलना चाहिए कि आप आंसर्स को कैसे डील करेंगे। अपने ओरिएंटेशंस को, जो माइंड का जो ओरिएंटेशन है सोचने का, उसके दायरे को बढ़ाइए, ठीक है। और वो बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा बार बार लिखने से, न्यूज़ देखने से, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस को जब जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके जो है डायमेंशंस क्वेश्चंस के खुलेंगे। तो आप क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, तो उससे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो आपका होगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं जो है डे 20 और 22, 24, 26 इसके क्वेश्चंस को मैं डील करूँगा।